अ, अनुज, बुध तो मोटा मोटी क्लियर कर दिया। बाकी जब जी। प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर करेंगे, क्योंकि मैंने ठीक है। जैसे देखो, मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, अगर एक एक प्लेनेट पे बोलूंगा तो चार चार पांच पांच क्लास लग जाएंगे। तो इसको ना थोड़ा पेशेंस रखना। प्रैक्टिकल पार्ट में थोड़ा ज्यादा बता देंगे, ठीक है। अ, जैसे ठीक बृहस्पति है पे सर। थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, शायद एक या दो क्लास लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर तिब्बती और बौद्ध तंत्र को अगर हम इसमें इंक्लूडिंग करेंगे तो फिर तो कई सारे चीज लग जाएंगे। अच्छा, नॉर्मली मैं आप लोगों को कारकत्व, स्वरूप, जीव शरीर में उसका हिस्सा और व्याधि जैसे पढ़ा रहा हूँ, जो सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ, तो वही सिस्टम से आगे बढ़ रहा हूँ। मैं तंत्र या मतलब बहुत इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बृहस्पति अ, देवगुरु, देव मंत्री, हर एक प्रकार के ज्ञान रखने वाले, यानी सर्वज्ञानी। ऐसे देखना, हम लोग अपने दोस्तों को चिढ़ाने के लिए बोलते थे ना, हाँ हाँ, तुम हर चीज जानता है, सर्वज्ञानी है, बोलते थे ना। ये बृहस्पति वो सर्वज्ञानी है, लेकिन उनके ज्ञान के अधीन ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो वो नहीं जानते हैं। विद्या, जैसे बुध भी है विद्या, वैसे बृहस्पति भी है। और ये ऐसी विद्या नहीं है, बृहस्पति वो विद्या से धन देने वाला विद्या है। यानी आपके पास एक्सट्रीम लेवल की ज्ञान होगी, तभी जाके आपको धन मिलेगा, अदरवाइज धन नहीं मिलने वाला। अ, हम लोग नॉर्मली कोई ग्रेजुएट या कोई मास्टर डिग्री होके हमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता, ठीक है। हाँ, एक्सट्रीम नॉलेज, एक्सट्रीम नॉलेज, दैट मीन्स पीएचडी। पीएचडी होने के बाद धन अपने आप आएगा आपके पास। अ, बृहस्पति, हाँ, सबसे बड़ा चीज तो बोलना ही भूल गया था, ये संतान का कारक ग्रह है। मैं और अगर स्पेसिफाइड कर दूं तो ये पुत्र कारक ग्रह है। बट आजकल बोल नहीं सकते हैं, हाँ। मैं जस्ट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बोल दिया। बट ये आप समझ लीजिए, ये संतान कारक ग्रह है। हाँ, ऋग्वेद में बृहस्पति का एक वर्णन आता है। एग्जैक्टली श्लोक तो याद नहीं आ रहा है अभी, बट वहां पे ये बात है, जिनको ना वो ब्राह्मणस्पति बोलते हैं। ब्राह्मणस्पति, ब्राह्मणस्पति का मतलब होता है कि एक्सट्रीम ब्रह्मत्व। देखिए, सर्वज्ञानी वही हो सकता है जो ब्रह्मांड को जाना हो। ये दो तरीका है। एक तरीका हम थ्रू साइंस जान सकते हैं, और एक तरीका हम थ्रू इनर जान सकते हैं। इनर का मतलब होता है कि हम ध्यान या कुंडलिनी शक्ति को ताक माने जागृत करके हम ब्रह्मांड की हर एक नॉलेज को हम पा सकते हैं। बट वहाँ एक चीज होता है, ये दोनों में ना एक बारीक डिफरेंसेस, ये शायद मेरे से ज्यादा डॉक्टर साहब ज्यादा बताएंगे। डॉक्टर साहब थोड़ा अनम्यूट करिए अपने आप को। सर, थ्योरी में हम लोग
ऑस्टियोपोरोसिस या बहुत सारी चीजें देखते हैं। लेकिन आप एक रेडियोलॉजिस्ट होने के नाते आपने ना उसका प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं, है ना सर? हाँ तो जी सर। हाँ, तो प्रैक्टिकल और थ्योरी में क्या डिफरेंसेस है? ये तो आप बता ही सकते हैं, थोड़ा बताइए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सर। बताइए। एक मिनट सर, कोई कॉल आ गया, मैं वापस बैक अच्छा, आता हूँ। ठीक ठीक, ओके, चलिए, कोई बात। भोजराज के राजमार्तंड किताब में गुरु के बारे में बोला गया है, सुरमंत्री सुराचार्यो गुरुर्जीवो बृहस्पति अंगिरौंस स्मितस्त यज्ञौ गिरीशो वचसांग पति। ये यूं समझ लीजिए, डेफिनेशन है ये। सुर मंत्री मतलब सुर कौन है? देवता। सुर असुर बोलते हैं ना हम लोग। सुर मतलब हो गया देवता, असुर मतलब हो गया राक्षस। सुराचार्य। हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ा बताएंगे आप उसको इन डिटेल? मैं ताकि एस्ट्रोलॉजी के लिए उसके व्याख्यान कर पाऊं। थोड़ा आप इसको बताइए। नीरज सर। वो अभी भी लग रहा है वो फोन पे है। कोई बात नहीं। सुराचारी, माने सुराचारी का मतलब क्या होता है? देवताओं का आचार्य। आप मुझे एक चीज बताइए, शिंदे सर होंगे। हाँ। आ, एक चीज बताइएगा, आपके जो गुरु है, चाहे वो धर्म गुरु हो या आपके शिक्षक हो या आपके पुरोहित हो, ये कभी क्या आपकी बुरा चाह सकते हैं? अनुज भाई, क्या बुरा नहीं। चाह सकते हैं? नो सर। नहीं कभी सर। कभी नहीं। नहीं सर। कभी नहीं। इसीलिए इनको बोला गया है बृहतंग महतंग देवानांग रक्षक, बृहस्पति को इसलिए बोला जाता है। ये महत महत देखिए, हम इंसानों में भी सुर असुर होते हैं, राक्षस देवता होते हैं, है ना? एक आतंकवादी, वो उसको आप राक्षस ही समझ सकते हैं, उसको असुर ही समझ सकते हैं। ये बाहर कोई कल्पना की दुनिया में नहीं रहता है, ये सब चीजें। ये सब हमारे आस पड़ोस में ही रहता है। तो गुरु जैसे कभी भी, माने, आपको मैं एक एक चीज बताना चाहूंगा कि आप समझ सकते हैं। एक छोटी सी बात बता रहा हूं। बृहस्पति वो ग्रह है, अगर आपके कुंडली में संतान प्राप्ति योग्य नहीं है और आपके ये कह सकते हैं भाग्य भाग्य के अधीन आपके उस पीरियड में बृहस्पति या तो गोचर में या तो डीबीए में आ गए, जो आपके संतान के घर को देख रहे हैं, आपने अ, बाकी दो एक्स्ट्रा नयन से, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपकी संतान प्राप्ति हो जाएगी। ये है बृहस्पति। यूं ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति के दृष्टि को अमृत दृष्टि नहीं बोला जाता। मतलब जो नहीं होने वाला कार्य होता है,
आप लोग को आप लोग एक बार देख लेना, मैंने कर्म फल पढ़ाया हुआ है, दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म और क्रियमान कर्म। तो दृढ़ कर्म को हम चेंज नहीं कर पाते हैं, बट अकेला बृहस्पति दृढ़ कर्म को चेंज कर पाता है। बृहस्पति दृढ़ कर्म को परिवर्तित कर सकता है। इसीलिए जब कभी भी आप लोग अपने क्लाइंट को अगर कोई भी क्लाइंट आया, अगर वो परेशान में हो और उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहे, आप उनको सीधा बोलना कि आप बृहस्पति का जप मंत्र या बृहस्पति का उसके जो अकॉर्डिंग आपके हिसाब से जो भी आप बताना चाहो, जप बोल सकते हो, मंत्र जप बोल सकते हो, स्वाध्याय बोल सकते हो, है ना, वो जागिक क्रियाएं बोल सकते हो, कोई भी क्रियाएं, वो बृहस्पति को अपने अगर अपने प्रति मतलब अनुरक्त कर ले तो उसका काम, उसका जो इच्छा है वो पूरा हो जाएगा। अपनी इच्छाएं पूरी होने के लिए बृहस्पति की ददाती स्वरूप, ददाती स्वरूप मतलब बृहस्पति का एक ये सबसे बड़ा स्वरूप माना जाता है, वो दान मुद्रा में होते हैं हमेशा। बृहस्पति का एक्चुअली मंदिर थोड़ा कम है, बट है, आपको मिल जाएगा, जैसे काशी में है, जैसे और राजस्थान में भी है। वहां पे ना हमेशा दान मुद्रा में वो दिखते हैं। यही एस्ट्रोलॉजिकल, यही क्या बोलते हैं, इस वाक्य को वहां पे ये प्रमाणित करता है। हमारे एंशियंट जो भी साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोलॉजी का हो या किसी भी फील्ड का हो, उन्होंने बृहस्पति को उसी तरीके से या उसी मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्वरूप से उन्होंने पूजन किया है। यानी बृहस्पति के पास वो बृहत तेजा होता है। बृहत तेजा, बृहत तेजा मतलब ऐसा कोई तेज, ऐसा कोई एनर्जी जो आपके बिगड़ी काम को एकदम से सफल करते हैं। इसलिए मत्स्य पुराण में बृहस्पति को बृहत तेजा बोला गया। एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट मत्स्य पुराण का शायद 127वां अध्याय में है। देख लेना अगर कभी मत्स्य पुराण पढ़ोगे आप। बीएनएन में बृहस्पति को बोलते हैं जीव। वैदिक साइंस में भी बृहस्पति को बोलते हैं जीव, जीव या जीवात्मा। बीएनएन वालों ने इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च की। केजी राव, केएल राव, ये सब जो है साउथ के जो बड़े साइंटिस्ट एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, उन्होंने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को एक्चुअली, मैंने आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते समय बताया था कि भास्कराचार्य का निधन के बाद ये नॉर्थ साइड का जो क्या बोलते हैं आपका एस्ट्रोलॉजी है, वो उसकी अधोगति हुआ। बट साउथ इंडिया का वो एस्ट्रोलॉजी उसके अपनी उन्मेष कभी छोड़ा नहीं था, वो अपनी ऊर्ध्वगति को कभी छोड़ा नहीं था। इसीलिए वहां पे बहुत सारे और भी इन्वेंशन हुए हैं और भी डिस्कवरीज हुई है। ठीक है। वैसा ही है ये एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का जो मेन वाहक धारक ग्रह है उसको बोलते हैं बृहस्पति। बृहस्पति अगर किस ग्रह में बैठा होगा, किसके साथ जुति करेगा, ये जो भृगुनंदी नाड़ी जो पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले लोग हैं, वो वैदिक से भी
ज्यादा तवज्जो देते हैं ये बृहस्पति को। बट वैदिक में भी पराशर ने भी या जैमिनी जी इनको जीव बोले हैं, जीव। उन्होंने उनको थोड़ा सा उसके साथ आत्मा जोड़ दिया। जीव समझ में नहीं आया लोगों को, तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई ये जीव का मतलब जीवहा नहीं, यानी आपका वो जो मुंह के अंदर जो पार्ट्स होते हैं जिससे आप टेस्ट, जहाँ पे टेस्ट बड होता है और आप जिससे अपना स्वाद लेते हैं, वो वाला जीव नहीं, ये जीव है, जीव। और इसलिए लोगों के, क्योंकि अपभ्रंश होता रहा है शब्दों का, इसलिए उन्होंने बोला कि ये जीवात्मा। अल्टीमेट मैं भी आपको वही बोलूंगा कि बृहस्पति जीवात्मा। अ, गोचर में ये अनुज गोचर पढ़े हो ना, एस्ट्रोलॉजी का, अनुज? जी सर, पढ़ा हुआ सर। तो गोचर में जैसे हम लोग मानते हैं ना कि बृहस्पति, जैसे गोचर में बृहस्पति से अगर गोचर को भी हम देखते हैं, जैसे चंद्र से देखते हैं, जैसे लगन से देखते हैं, वैसे बृहस्पति से भी उसकी गोचर देखते हैं। लेकिन बाकी ग्रहों के लिए गोचर नहीं देखते हैं ऐसा। मैं सही बोल रहा हूँ अनुज? जी सर। कारण क्या है कि बृहस्पति जहां बैठता है उसके कई सारे भावों में बृहस्पति के गोचर, माने वो हमारी जैसे स्नैपशॉट, यानी जन्म कुंडली में जहां है, जन्म कुंडली में जहां है वहां से उसके गोचर की गिनती भी करते हैं, ताकि आपको अभी का समय में आपकी कंडीशंस कैसा हो वो पूरी तरह से समझ में आए। इसीलिए हमारे पराशर जी ने इनको जीव बोला था। जीव मतलब वही समझ लो, जीवात्मा, जो बाद में हमारे साउथ इंडियन के कई सारे एस्ट्रोलॉजर इनको भुनाए हैं। एक श्लोक याद आ रहा है, बृहस्पति प्रथमं जायमानो महाज्योतिषा परमे भूमन। ये ऋग्वेद का एक श्लोक है। यानी यहाँ पे ये बताया जाता है कि बृहस्पति वृद्ध है, सबसे आगे हैं, यानी अग्रज है, सबसे बड़े, और वो वृद्ध और ज्ञान जोगी है। अ, इनकी प्रकृति ल है ना? और ल मतलब परमे वोमन, वोमन महाकाश की पूर्ण सत्यता अगर कोई जानते हैं, या महाविश्व, महाकाश ना बोल के भूम का मतलब होता है महाकाश, बट यहाँ पे उन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि मतलब परमो भूमम मतलब ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड की अगर कोई परम सत्य को जानता है वह है बृहस्पति। यानी आप लोग, आपको ये मैंने सूत्र दिया, आप इसको इलाबोरेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं ना, वो भी बृहस्पति के अधीन होते हैं। इन्हीं चीजों को जब आप लोग अपना रिसर्च स्टार्ट करोगे, इन चीजों को ध्यान रखना। हम, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने जो बोला है उसके एक्चुअल मीनिंग को खोजना पड़ता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको, वो परमो व्योमन, व्योम, व्योम का मतलब होता है महाकाश। मैं भी थोड़ी देर के लिए आपको अ, समझाने की कोशिश किया कि एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या होता है। परम व्योमंग यानी महाकाश से संबंधित, बट
एग्जैक्टली इसकी इनर मीनिंग है कि ये महाविश्व के जो भी अंतर्निहित नॉलेज, यानी इनर स्ट्रेंथ ऑफ नॉलेज जिनको बोलते हैं, दैट इज बृहस्पति। बृहस्पति हमेशा सत्य की अनुसंधान करता है, खोज करता है, इसका शोध होता है। बृहस्पति अगर ना हो सपोर्टिव, तो कोई व्यक्ति ना किसी चीज का खोज नहीं कर सकता। जब हाउस पढ़ाऊंगा तो फिर बताऊंगा, जैसे 8 हाउस और 12 हाउस आपके खोज भी नहीं, आपकी खोज यानी शोध, शोध के लिए जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण है, वैसा ही यूरेनस और बृहस्पति ये दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। पीएचडी, आप अपने बच्चों की पढ़ाई जब देखते हो, पढ़ाई का स्फीयर कहाँ तक पहुंचेगा, क्या ये ग्रेजुएट होके रह जाएगा, मास्टर डिग्री में जाएगा, या ये पीएचडी में जाएगा, तो उस वक्त आपको बृहस्पति की अवस्थान, उसकी ज्योति, उसकी दृष्टि, हर एक चीज को देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के, क्योंकि और भी चीजें बता रहा हूं, और वो है यूरेनस। यूरेनस वो सेम लाइक एज ये आपका क्या बोलते हैं, जुपिटर। आप सोचिए, 12 साल लग जाता है जूडियक को घूमने में, इसको, किसको, बृहस्पति को। यानी इसके अगर गोचर की बीएनएन वाले जो बोलते हैं ना प्रोग्रेशन, तो हर 12 साल को जैसे पहला 12 साल में से स्टार्ट करते हैं, फिर माने जो भी है उसका जो जन्म लग्न होगा, उसके नेक्स्ट उसके सेकेंड हाउस, फिर थर्ड उसके प्रोग्रेशन देखते हैं, थर्ड हाउस, नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ हाउस होता है। इसी तरीके से उनके प्रोग्रेशन देखते हैं। मैं मैं उनके तरीका गलत नहीं बोल रहा हूँ, वहां पे इसी बृहस्पति की गति को ही मुख्यतः माना गया है। जैसे मैं कुछ एब्सर्ड चीज बृहस्पति के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये बहुत सारे ज्योतिष किताबों में आता नहीं है, ये गुरुओं से मुझे मिला है। मैं बहुत किताबें पढ़ा हूँ, बट ये नहीं मिला। जैसे बृहस्पति प्रभावित कोई भी व्यक्ति है, वो ना अपने जीवन संसार में माया के अधीन होते हुए भी अपनी माया जाल को तोड़ देता। याद रखना, बहुत बड़ी बात मैंने बताई आपको, बहुत बड़ी बात मैंने बता दी आपको। एक बृहस्पति प्रधान कोई भी व्यक्ति होगा, वो ऋषि होगा, संसार धर्म रहेगा, उसका पत्नी बच्चे सब रहेंगे, लेकिन फिर भी वो माया जाल में आबद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो परम सत्य को जानता है। वो जानता है ये मेरा ड्यूटीज है, ये मेरी डेस्टिनी नहीं है। क्लियर? वो सिर्फ अपने कर्म कर्म को क्षय करने के लिए कोशिश करेगा। और खास करके मैं आपको बताता हूँ, अष्टम हाउस का अगर बृहस्पति हो और वो बकरी हो, आपको 100% ये चीज मिल जाएगी। याद रखना, बहुत बड़ी बात बता दिया मैंने आज। बहुत एस्ट्रोलॉजर इस चीज को जानते ही नहीं। वहां पे क्या होता है ना, जीव अपने जीवन की उन्मुक्ति चाहता है, या जीवन से मुक्ति चाहता है। अ, मोक्ष त्रिकोण बोलते हैं ना, 4 8 12,
मोक्ष त्रिकोण के चार में, चार मतलब वो है प्रवहमान गतिशील जल राशि। वहां पे मुक्ति नहीं मिलता है, मुक्ति मिलता है स्टैग्नेंट, एक्सट्रीम स्टैग्नेंट। वो 12 या 8, 8 मतलब ऑकल्ट के अंदर, वो अपने गुह्य विद्या के अंदर, गुप्त विद्या के अंदर जाके इतनी अपने आप को डेवलप कर लेता है कि वो व्यक्ति जीवन से सैचुरेटेड हो जाता है, कंप्लीटली सैचुरेटेड पर्सन। वही सेम जगह पे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। शनि प्रभावित व्यक्ति भी जीवन से मायूस होता है, बृहस्पति प्रभावित व्यक्ति जीवन से मायूस नहीं होता। वो अकाल्ट की ओर और जो है ना, अंदर से अंदर मतलब वो डिगिंग करने लगता है। बट डिगिंग का मेन काम होता है शनि का। और शनि हमेशा कोशिश करता है कि अपने आप को इतना पीड़ा दें ताकि आप परम सत्य की खोज आप करने के लिए मजबूर हो जाए। शनि प्रभावित व्यक्ति विरक्त तो होता है, लेकिन भोग विलास की आसक्ति उसके प्रथम जीवन में हद से ज्यादा होता है, हद से ज्यादा। सर यही पहले जीवन में कि जीवन प्रथम जीवन, प्रथम जीवन, और प्रथम जीवन तो मतलब इसे जैसे हम लोग अपने जीवन को चार भागों में बांटते हैं, बांटते हैं ना, अच्छा अच्छा ब्रह्मचर्य, उसके बाद होता है गार्हस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। हम अपने जीवन को चार भागों में बांटते हैं। ये भारतीय कल्चर की बात कर रहा हूं। तो आपके ब्रह्मचर्य जीवन और गार्हस्थ जीवन में आप ना इतनी आसक्ति से भरपूर हो जाते हो, आपको सिवाय मेटेरियलिस्टिक चीजों के अलावा और कोई चीज दिखता ही नहीं। ये शनि प्रभावित व्यक्ति के लिए मैंने बोला। बट गुरु प्रभावित व्यक्ति, वो जब गुरु गृह में भी रहेगा तब भी उसको मान लीजिए, गुरु गृह में 1000 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, होता है ना। शनि प्रभावित, वो सिर्फ अच्छा खाना कोशिश करेगा, आसक्ति कि अच्छा 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 खाना हम सबसे पहले बटोर ले। लेकिन गुरु प्रभावित व्यक्ति के दिमाग में रहेगा कि अरे यार, खाने का मतलब होता है पेट भरना, ताकि हम जिंदा रह पाए। ठीक है। ये दोनों बड़ी मतलब बेसिक डिफरेंसेस है शनि और गुरु प्रभावित व्यक्तियों के अंदर। ऐसे नॉर्मली देखोगे ना, इनको देख के नहीं समझ पाओगे आप, क्योंकि दोनों के अंदर एक जैसा एनर्जी मिलेगा। शनि प्रभावित व्यक्ति और गुरु प्रभावित व्यक्ति यानी बच्चे में एक जैसा एनर्जी मिलेगा। कहाँ समझोगे? खाते समय कुछ पानी की आसक्ति जिसके अंदर है वो शनि है। और जहां पे त्याग करने की मतलब उसके दिमाग में त्याग वाले भाव आ जाए तो फिर वो गुरु है। ये हम लोग आज आज मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ या जब मैं एस्ट्रोलॉजी जाना हूँ, तब मैं समझ सकता हूँ कि हम जब हॉस्टल में रहते थे हम लोग, तो क्या होता था। इस चीज को अब समझ में आता है। लेकिन वही शनि वाला व्यक्ति ना जीवन के अंतिम भाग में गुरु से भी ज्यादा विराग वैराग्य उनके अंदर होते हैं। शनि ना ठोक ठोक के मारने वाला, शुरू में भोग देता है और बाद में इतनी विरक्ति देता है कि आप जीवन को फिर आप अपनी लगता है ना सब छोड़ छाड़ के चले जाएं। हम
केदारनाथ की गुहा में बैठ के आराम से जिंदगी बिताए, हरि ओम नमः शिवाय बोलते हुए। ये भी शनि है। मैं इतना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आप जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में और कुंडली में जब आप लगाओगे, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत बड़ा बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रास्ता देगा। इसलिए कारक तत्व जब पढ़ा रहे हैं, तो बहुत छोटी बट बहुत माइनर चीजें मैं आप लोगों के दिमाग में देना चाह रहा हूं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, धर्म या समाज नीति, सामाजिकता, है ना, जो हम लोग ये जो वर्णाश्रम जिसको बोलते हैं, या एक अगर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के तहत देखें तो एक होता है ना राष्ट्रवादी धर्म। इसमें आ, आपके धर्म, आपकी खुद की धर्म या आपकी मोहल्ले के धर्म या आपके समाज के धर्म, अगर यहाँ पे कोई नई चीज डालने के लिए पुरानी चीज खोने के लिए बोलते हैं, ये इसको छोड़ दो, इसको एडॉप्ट कर लो, संस्कार करते हैं जिसको संस्कार, वो आप समझ लीजिए बृहस्पति है। क्रांति लाता है समाज के अंदर, अपने जीवन के अंदर, वो बृहस्पति है। क्योंकि अंध संस्कार को, अंधविश्वास को दूर करता है बृहस्पति। शनि क्या करता है, वहां पे मदद करता है। कौन सा मदद, कैसा मदद ना, शनि बेसिकली जाति तत्व है, ब्राह्मण, ये वर्णाश्रम बृहस्पति भी मानता है, बट ये वर्णाश्रम शनि सबसे ज्यादा मानता है। क्योंकि शनि हमेशा उच्च वर्ण के लोगों को अपनी ना घृणा की दृष्टि से देखता है। क्योंकि शनि निम्न वर्ण की मतलब वर्ण की वो क्या बोलते हैं उसको, प्रतिनिधि, है ना, उसके वो मसीहा, इसको माना गया। इसलिए आप देखिएगा, इसमें अंध संस्कार को ये करता है। और ये शनि क्या बोलता है कि मार्क्सवाद, मार्क्सवाद जो है ना, ऑल आर इक्वल, है ना, हम सब एक हैं, ये शनि बोलता है। हम सब एक हैं, यहाँ पे कोई जाति कोई विजाति नहीं है, हम सब एक हैं। यानी मैंने यहाँ पे दो आपको सूत्र और दे दिए। जब आप लोग मंडेन एस्ट्रोलॉजी या इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी करोगे, तो आपको एक तो समझ में आएगा कि ये शनि प्रधान जो राजनीतिक पार्टियां हैं, है ना, आ, वो क्या बोलते हैं, और बृहस्पति प्रधान जो राजनीतिक दल है वो क्या बोलते हैं। दिमाग में रखना है। ये सब चीज फिर मैं भूल जाऊंगा, ये तो फ्लो में निकल रहा है, निकलते ही जा रहा है। ठीक है। हाँ, चलो अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें करें। गुरुना सर्वविदो ग्रंथिकश्च न वाग्मी विशिष्य वैयाकरणो वेद वेदांग विच्चा। ये महर्षि जैमिनी बृहस्पति की परिभाषा में लिखे हैं। इसका मतलब क्या है, ये गुरु है, हर चीज को जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, ये वेद वेदांग हर चीज जानते हैं।
इनकी नॉलेज की कोई परिसीमा नहीं है। ये व्याकरण को भी जानते हैं, ये सभी शास्त्रों को भी जानते हैं, और सभी शास्त्रों को अपनी अच्छा से मतलब अच्छी तरीके से ये उसके व्याख्यान भी करते हैं। साथ में ये मौन भी है, और प्रज्ञाविद भी है, और वाचस्पति भी है, मतलब बोलने वाले भी है। ये आत्मा की परम ज्योति की ओर आपने खुद को ध्यान या मौन रूप से बैठ के आत्मा की परम ज्योति की ओर खुद को ले जाते हैं। इनकी थर्ड आईज है, थर्ड आई, और ये थर्ड आई के द्वारा ये हर चीज को एकदम पलक झपकते ही समझ लेते हैं। इनका मूर्ति भाव गंभीर है, मतलब एक मूर्तमान साधक की तरह, या मूर्तमान साधक की तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन अंदर से ये सबाक होने के बावजूद भी बाहर में ये निर्वाक है, मतलब अंदर अंदर ही अंदर इनकी बोलचाल चलते रहती है। ये ईश्वर से अ, अपने आप से जो है ना उनके सानिध्य में ले जाके बातचीत करते रहते हैं, लेकिन बाहर के लोगों से बात नहीं करते हैं। जानते हो, यही बात से हमारे एक कहावत शुरू हुआ है, और वो कहावत क्या है, मैं बोल दूंगा तो आपको सबको याद आ जाएगा। भरा पेड़ हिलता काम, अनुज है ना, फला हुआ पेड़ हिलता काम। जी सर। ये बृहस्पति है भाई। यार बृहस्पति कम से कम एटलीस्ट 2 क्लास करना पड़ेगा। आज कुछ कर लेंगे, काल कुछ कर लेंगे, इसको वीडियो को परसों देंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम ऑफ हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है सर, बृहस्पति जहाँ बैठता है वहां के लिए दिक्कत भी तो देता है। अरे नहीं, ये आप लोगों को इसका भी खेल है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये सब क्या बोलते हैं, बद्ध दशा में मत रहो, ये गलत फहमी में मत रहो, ठीक है। अच्छा। नहीं नहीं, वैसे तो उसमें बताते हैं कि भारी मतलब कि जिधर होता है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जी। अब जैसे मेरे हाँ सप्तम शनि भाव का। में मेरे सप्तम भाव में गुरु है। हाँ तो आपको क्या लगता है वो क्या करेगा मेरे साथ? सर, आप बोल रहे हैं ना कि वो रिकॉर्डिंग। जी चलिए शुरू करते हैं। जहाँ लास्ट ये खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। महर्षि जैमिनी बृहस्पति के बारे में जब बता रहे थे, तो उन्होंने एक परिभाषा दिया हुआ है, गुरुणा सर्वविद ग्रंथिकश्च न वाग्मी विशिष्य वैयाकरणो वेद विरांग विच्य। ये उनकी परिभाषा में है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि बृहस्पति सर्वज्ञ है, यानी सर्वज्ञ का मतलब होता है आ, सर्वज्ञ वो है जो हर चीज को जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य, हर चीज को वो जानते हैं। वो वेद वेदांग की संपूर्ण धारणा उनके अंदर है। वेद वेदांग की एकदम एब्सोल्यूट जो माने क्या बोलते हैं, छिपा हुआ जो नॉलेज है, वो उनके पास है। वो व्याकरण को जानते हैं। व्याकरण मतलब, व्याकरण का मतलब थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करना मुझे जरूरी लग रहा है। वैयाकरण शब्द जैसे बोपदेव के लिए आता है, वो जो लैंग्वेज को करते हैं। व्याकरण मतलब होता है किसी भी भाषा को अगर आप समझना चाहते हैं,
तो वहां पे उस भाषा गुच्छता की कई सारे सूत्र होते हैं, और उन सूत्रों को जिस ग्रंथ में एकत्रित किए जाते हैं उसको बोलते हैं व्याकरण। और व्याकरण को जानने वाले व्यक्ति को बोलते हैं, समास अगर करें हम, तो व्याकरण जानने वाले व्यक्ति हैं जो, उनको बहुब्रीहि समास करने के बाद आता है वैयाकरण। तो ये वैयाकरण, यानी यहाँ पे ये व्याकरण जो है ना, यहाँ भाषा से संबंधित नहीं है, लैंग्वेज लैंग्वेज से संबंधित वैयाकरण ये नहीं है। आप इसको मान सकते हैं बिल्कुल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाषा को आप ना माने, बट यहाँ पे जैमिनी जी जो चीज बताने की कोशिश के, वो माने हर एक चीज को ना शेड्यूल्ड करने वाला। वैयाकरण क्या होता है, तकनीकी तौर पे शेड्यूल्ड करते हैं, चाहे वो भाषा हो या कोई भी उनकी जानकारी की विषय हो। वो उन्होंने ये थोड़ा माने उसका बृहत परिस्थिति या बृहत परिभाषा में उन्होंने वैयाकरण शब्द लिया है। नॉर्मल वैयाकरण का मीनिंग आपको बता दिए। हाँ बोलिए, किसने अच्छा ठीक है, ओके, कुछ नहीं बताया कोई। तो वहां क्या है, ये नॉर्मली व्याकरण व्याकरण को एकदम शेड्यूल तरीके से बनाने वाले, जैसे इंग्लिश का व्याकरण विद व्याकरण हम लोग मानते हैं ना, जेसी नेस्फील्ड, जैसे बोपदेव हैं संस्कृत के, कौमुदी उन्हीं के हाथ से रचित हुआ था। उसके बाद जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर लघु कौमुदी, वो बांग्ला में लिखे हैं। हिंदी के व्याकरण आज वहीं से तत्सम से ही स्टार्ट हुआ, फिर अलग अलग लिंग बदल गए। वहां पे शुरू का जो संस्कृत में लिंग थे वो 3 थे, पुरुष स्त्री और क्लीव। लेकिन बाद में हिंदी में 2 ही लिंग आ गए, पुरुष और स्त्री। तो ये जो संचित करके या इसको एकदम एग्जैक्टली शेड्यूल करके जो क्या बोलते हैं उसको, जो बनाते हैं वो लोग वैयाकरण है। बट बृहस्पति वो वैयाकरण है जो कि मतलब पूरे सम्यक ज्ञान, सम्यक मतलब द होल टोटल नॉलेज। होल टोटल नॉलेज में क्या क्या आता है, नॉलेज ऑफ यूनिवर्स, नॉलेज ऑफ सोल, नॉलेज ऑफ फिजिकल मटेरियल्स, नॉलेज ऑफ एनाटॉमी, नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजी, नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, उसको जो शेड्यूल करता है वो है बृहस्पति। तो विशिष्ट व्याकरणों मैंने बताया, उसके बाद वेद वेदांग के बारे में तो बता ही दिए, है ना। ये हर एक शास्त्र की, हर एक शास्त्र के अंतर उनके पारंगता है, यानी ही इज द टोटल एक्सपर्ट ऑफ एवरी साइंसेस और एवरी सब्जेक्ट्स। इसका एक्चुअली एग्जैक्टली मीनिंग अगर मैं करूं तो इस संस्कृत शब्दों का मीनिंग ऐसा आता है, यानी यहीं से आपको बृहस्पति के कंप्लीट चीजों के बारे में एक आइडिया मिल जाए। ये है कौन? मैंने अभी कुछ देर पहले ही आप लोगों को बताया था कि सूर्य की तेज की जो विस्तार देने वाले या उसको लोगों के सम्मुख लाने वाले, यहाँ देखिए सम्मुख का मतलब 2 होता है, एक तो परिपूर्ण और एक नजदीक, ठीक है। तो ये शब्द एक ही शब्द है बट 2 अर्थ होते हैं। तो ये सम्मुख भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, लोगों के सम्मुख लाने वाले, सामने लाने वाले। परम ज्योति का वो ध्यान मौन प्रतीव बृहस्पति है। संस्कृत वर्ड है, संस्कृत श्लोक का विश्लेषण कर रहा हूं इसलिए थोड़ी थोड़ी संस्कृत आ जाता है। बट आप लोगों को कहीं अगर किसी वर्ड में समझ में ना आए तो कृपया मुझे पूछ लेना। मैं हर एक डाउट कोशिश करूंगा अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज
उसको नॉर्मल हिंदी या नॉर्मल आप किसी भी भाषा में उसको समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, इनका एक और क्या है, मैंने एक जैसे बोला ध्यान मौन और साधक, वो ध्यान गंभीर है बट निर्वाक है, वो बाक नहीं है उनके अंदर, वो बोलते नहीं है। यहीं से मैं पिछले क्लास में वो एग्जाम्पल दिया था कि वो अ, बड़ा पेड़ में जहाँ पे फल बहुत अधिक अधिक होते हैं, वो पेड़ हिलता कम है, वो हिलता ही नहीं है। वही एग्जाम्पल दिया था। आ, अभी एक और विद्वान व्यक्ति है हमारे साथ, डॉक्टर साहब कहाँ चले गए वो? वो भी चले गए, आए वो चले गए, चले कोई बात नहीं। आ, एक जैसे होता है ना, किसी का नॉलेज अगर कम है किसी भी विषय में, वो बहुत बहुत कोशिश करेगा भूल माने गलत सलत बोल के अपने आप को लोगों के नजर में लाने की कोशिश करता है। बट जो ओरिजिनल ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी चिल्ला चिल्ला कर बोलने की कोशिश नहीं करते हैं कि भाई मैं ज्ञानी हूं, मैं ये हूं। और बृहस्पति वो ज्ञानी है जो कभी नहीं बोलता, इसलिए वो चुप, निर्वाक। आ, आपको याद होगा, आप मैक्सिमम लोगों ने गीता के बारे में जरूर पढ़ा होगा या गीता के योग के बारे में जरूर पढ़ा होगा। होता है ना, राजयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग, हम लोग बोलते हैं ना। आ, अगर किसी को खुद को जानना हो, खुद के साथ खुद की परिचय करवाना हो, तो नॉलेज एक आईना होता है। आपके ज्ञान ही आपके आईना है। आपके ज्ञान के माध्यम से ही आप खुद को खुद के साथ रूबरू करा सकते हैं। कैसे? जैसे प्रतिबिंब आता है, बिंब का अनुरूप नकल चीज आईने में दिखता है आपको, बिंब के अनुरूप मतलब प्रतिबिंब। खुद को आप आईने पे जब देखते हो तो आपको खुद के बारे में एक आइडिया होता है, आप देखने में कैसे हो। आजकल तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, अरे मेरा बाल गिर रहा है, मेरा आंख के नीचे कालापन आया है। आईने में देख के हम लोग यही बोलते हैं ना एक दूसरे से, आईना के प्रतिबिंब और खुद के साथ बात जब होती है, ये बृहस्पति है। अपने आप से पहचान करवाना, अपने आप से रूबरू करवाना। क्यों? क्यों? वो क्यों करता है ऐसा? बृहस्पति होता है द एब्सोल्यूट ट्रूथ, चरम सत्य या परम सत्य, इसको आप बोल सकते हैं। तो परम सत्य कब मिलता है आपको? जब आप खुद के साथ खुद मिलित होते हैं, खुद के सामने में खुद आते हैं। दुनिया भले आपको कुछ भी समझे, आप कहाँ अच्छा काम किए कहाँ बुरा काम किए, आपसे ज्यादा कौन जानता है, मेरे से ज्यादा कौन जानता है कि मैं कहाँ अच्छा हूं कहाँ बुरा हूं, मेरा कौन सा मतलब अवगुण अधिक है, कौन सा सद्गुण अधिक है, मुझसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता होगा। बृहस्पति मेरे लिए वो आईना का कारक ग्रह है, जिसके सामने में बृहस्पति जैसे ही जिस घर में है, जिस राशि में है, जिस भाव में है, और जिसके साथ वो संपर्कित है, वो देख के ही आप अपने आप को समझ सकते हो या आपके क्लाइंट को समझ सकते हो। उसके बारे में आप जान लोगे, भले बताना मत, ठीक है। आपके क्लाइंट साधु भी हो सकते हैं, आपके क्लाइंट चोर भी हो सकते हैं, बट चोर को कभी चोर मत बोलना, ठीक है। बोलना भैया आपके पास एक बहुत ज्यादा एक पावर है जो दूसरों के पास नहीं होता है। हाँ, उसको तस्कर नहीं बोलना चाहिए। आप बोलोगे आप बहुत आसानी से दूसरे की चीज
यूं ही ले लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। तो चलो चोर भी खुश हो जाएगा, है ना। तो भाई हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, हम किसी के दिल दुखा नहीं सकते हैं। हाँ हाँ प्रियंका जी, रिकॉर्डिंग अभी हो रहा है, इससे पहले वाला क्लास छूट गया था। इसीलिए ज्ञान योगी यानी ज्ञान के माध्यम से खुद को जानना। अब ज्ञान योग के बारे में कभी अगर मैं आप लोगों को ऑकल्ट साइंस जब मैंने 8वां भाव जब पढ़ाऊंगा, वहां शायद योग के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर सकता हूं, अगर आप लोगों के पास पेशेंस हो तो। क्योंकि मैक्सिमम लोग ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी ना तो समझना चाहते हैं ना सीखना चाहते हैं। उनको तो बस सीधा बोलते हैं, गुरुजी हमको ये बता दीजिए, मेरा फलाना घर में बृहस्पति है तो उसके अनुसार रिजल्ट क्या आएगा। बट ये योग, राजयोग, ज्ञान योग, ये सब जीवन का अंग है। अगर आप ग्रह को अच्छा से नहीं समझ पाएंगे तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर कभी नहीं बन सकते। तो ज्ञान योग अगर मैं ऑकल्ट साइंस कभी पढ़ाऊंगा, जैसी 8 भाव पढ़ाऊंगा या वृश्चिक राशि पढ़ाऊंगा कालपुरुष की कुंडली के अनुसार, वहां ज्ञान योग या साधन योग के बारे में थोड़ा इन डिटेल बात करूंगा। अभी उतना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ। अच्छा अनुज, आप क्लास में हो? हाँ जी अनुज, सर। अ, हाँ जी। मैं बुध के बारे में पढ़ाते पढ़ाते आपको एक लैंग्वेज बोला था, याद है क्या वो? सर मैंने बोला लैंग्वेज था ना, बुध मस्तिष्क प्रसूत नॉलेज, जो आपका नॉलेज कम्स फ्रॉम द ब्रेन। क्या सर, एक बार हाँ सर बोलिए दोबारा, एक बार थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी। हाँ मैंने बोला था ना कि बुध का मतलब होता है, बुध जब पढ़ा रहा था तो आप लोगों को जी। एक चीज बोला था कि बुध का मतलब होता है, बुध के कारकत्व को जब समझा रहे थे तो मैंने बोला था कि बुध का मतलब होता है मस्तिष्क प्रसूत नॉलेज, ज्ञान। हाँ जी यानी, जी सर। है ना, द नॉलेज कम्स जी फ्रॉम द ब्रेनल ब्रेन। ओके। जी। बृहस्पति वो नॉलेज है which is comes from the soul, which comes from the soul। अब ये ब्रेनल नॉलेज और सोल का नॉलेज में क्या डिफरेंशिएट हो सकता है, थोड़ा बताओगे? सर ब्रेन की नॉलेज सर जो हम पढ़ते दिमाग के अंदर रहती है वो चीज होती है सर। सोल वो जो अंदर से आत्मा से निकलती है, ज्ञान। हाँ, उतना डिटेल क्यों जा रहे हो? ब्रेन हाँ का जी। नॉलेज मैं आपको और आसान भाषा में, चलो मैं ही बताता हूँ। जी आत्मा का नॉलेज होता है ना संस्कार। संस्कार, संस्कार जी। मतलब हमारे कई जन्म पूरे होते हैं, है ना। हम जन्मांतर को मानते हैं और मानते नहीं उसको जानते भी हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की 5th हाउस जन्मांतर का ही होता है। ठीक है। तो जन्मांतर के कई एक जन्मों बिताने के बाद हमारी अंदर जो सेल्फ नॉलेज, सेल्फ ऑक्यूपाइड नॉलेज, आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं आप, वो संस्कार के रूप में आपने कहाँ पे जानते हो? त्रिक संधि के अंदर एक चिप के रूप में रहता है। त्रिक संधि को मालूम है क्या? कहाँ पे? जिसको मूलाधार बोलते हैं, अच्छा सर, ज्योतिष के मूलाधार हिसाब जो। से। मूलाधार, ठीक है। जहां पे, जहां से पहले मैंने जैसे बंदर का जहां या कुत्ते का जहां पे पूंछ होता है, हम अच्छा इंसान सर, अपना वो पूंछ मूलाधार छोड़ का दिए। जो बोलिए। मूलाधार वाला एरिया है तो। हाँ यस, वो मूलाधार वाला, माने पेल्विक का आखिरी हिस्सा, कॉक्सिस का अंतिम हिस्सा, जो एक देखना ट्रायंगल जैसा दिखता है, एक त्रिकोण जैसा, नहीं सर, समझ गया उसको सर, बिल्कुल नीचे हड्डी का नोक होती एकदम है बिल्कुल हड्डी सर। के नीचे में, वायु के ठीक ऊपर वाला हिस्सा में, ठीक है, उसको बोलते हैं त्रिक संधि। ये त्रिक संधि में वो जो त्रिकोणाकार जो आप देखते हो ना, मूलाधार, वो है हमारा चिप, आत्मज्ञान का चिप या संस्कार का चिप। और वो 3 धागे उसमें जुड़े हुए हैं, चित्रा, चित्रिणी और सुषुम्ना, जो आपके चिदाकाश तक, यानी जिसको
हम माथा या कपाल बोलते हैं, कपाड़, ठीक है। सर के नीचे जी वाला, सर। आंख के ऊपर वाला हिस्सा, भ्रू मध्य, ठीक है। तो वो ललाट, ललाट, संस्कृत में इसको ललाट बोलते हैं। तो ललाट वाला हिस्सा वो चिदाकाश का हिस्सा है, वो है जैसे आप मोबाइल चलाते हो ना, तो मोबाइल का जैसे स्क्रीन होता है, आपके चिप का जितने भी चीजें हैं, उसको जब आप खोलते हो तो वो मोबाइल के स्क्रीन में दिखता है। वैसे ही हमारा ये चिदाकाश जो है वो हमारे पूरा शरीर का स्क्रीन है। और आप जब ये तीनों को जब आप चालू कर देते हो, तीनों माने चिप के साथ स्क्रीन का जब आप कनेक्शन करवा देते हो थ्रू आउट मेडिटेशन या थ्रू आउट आपके तरीके से, कोई जरूरी नहीं है हर एक के लिए एक ही तरीका हो, कोई जरूरी नहीं। तो वहां पे चिदाकाश में ना आपको आपके पूरे जन्मांतर दिखाई देता है। और ये दिखता है भाई, ये ट्रस्टेड ऑन टेस्टेड है। इसमें कोई अगर कुछ भी बोले तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि सर आप फेक पढ़ा रहे हैं या आप गलत पढ़ा रहे हैं या आप शास्त्र को पढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, ये ट्रस्टेड एंड टेस्टेड। मैं अपना पिछला 3 जन्म को जानता हूं, ये पॉसिबल है, आप भी जान सकते हो। बहुत इसके लिए बहुत कोई माथापच्ची करने का दरकार नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। हाँ, बट आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। तो ये आत्मज्ञान ये जो आता है ना, ये बृहस्पति है। बट मस्तिष्क प्रसूत जो ज्ञान होता है उसके एक लिमिटेशन होता है। वो नॉलेज आपको कुछ देर के लिए काम आता है, खास करके चौर्य विद्या या आदर्श जो जहां पे ना आपको तुरंत कोई डिसीजन लेना होता है, वो बुध है। बहुत छोटी छोटी चीज बता रहा हूं अनुज, बट बहुत वाइटल चीज बता रहा हूं। ये जी सबको ना सर। कभी भूलना मत। ये सब अगर आप अपने ध्यान पे स्टैक करके रखोगे ना, एब्जॉर्ब कर लोगे, तो दुनिया में आपसे बड़ा बेहतर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा। ये मैं कहीं पे भी, आप किसी भी स्टैम्प पेपर में बोलो, मैं लिख के आपको दे सकता हूं। और ये एक गुरु का वचन है, हमेशा याद रखना, क्योंकि मैं हमेशा निस्वार्थ सेवा करने की कोशिश किया। गुरु हमेशा अपने शिष्य के लिए निस्वार्थ रहता है। और आपको जो भी बातें बता रहा हूं वो आप्त वाक्य है। यहाँ पे एक वर्ड भी कभी झूठ नहीं निकलेगा। इन बातों को याद रखना। और इसी को अपने फ्यूचर में जब आप एक एस्टैब्लिश्ड एस्ट्रोलॉजर बनोगे, अपने आप को खुद को रिसर्च करवाने के लिए आप देखोगे कि आप संकल्पित हो गए, तो फिर वहां से आप अपना जर्नी, खुद की जर्नी शुरू करना। बट ये मैंने आज जो आशीर्वाद दे रहा हूं, ये सारे जीवन आपके काम आएंगे। थैंक यू चलो, सर। अ, अब थोड़ा प्रैक्टिकली बात आते हैं। माने संगीता हमने बहुत बता दिया, थोड़ा माने फलित ज्योतिष पे बात करें। क्योंकि देखो, मैंने बोला ना कि जब मूड आता है तो फिर लगता है कि बोलते चले जाऊं, बोलते चले जाऊं, क्योंकि बहुत जीवन में बहुत कुछ बोलना बाकी है, नहीं बोल पा रहा हूं। आप लोगों को और भी बहुत कुछ बताना है। अगर सिर्फ इस तरह एक एक प्लेनेट पे क्लास लो ना, 8-10 क्लास कम होंगे। इतना अंदर है। खैर, समय और सब चीज को संक्षिप्त करना पड़ेगा। चलो, बृहस्पति की स्वरूप को समझते हैं। आ, बृहस्पति मतलब, जैसे याद होगा, मैंने आ, बड़ी आंखें बुध में भी बताया था, ठीक है। आ, लेकिन वो रक्तब था। और ये ना उन्नत आंखें बड़ी हैं। माने जैसे परवल को अगर आप बीच में से काट दोगे
तो कैसा आंखें निकलेगा, आप बता सकोगे? ये स्त्री के लिए ना बहुत अच्छा, मतलब शुभ लक्षण माना जाता है, पल्लवायित आंखें जिसको बोलते हैं। बताओगे? किसी को मालूम है? अरे भाई, हम हमारे क्लास में तो बहुत सी स्त्री हैं, तो किसी को तो आइडिया होगा कुछ ना कुछ। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बताता हूँ, मैं ही बताता हूँ। इनके आंखें ना इतनी, माने बृहस्पति वाले लोगों की आंखें इतने आकर्षक होते हैं, इतने आकर्षक होते हैं कि आप एक बार उनके आंखों की तरफ देखोगे ना, आप देखते ही रह जाओगे, लगेगा जैसे मुग्ध हो गया। मोहक है, उनकी आंखें मोहक है, माने देखने के बाद तुरंत प्रणाम करने का मन करेगा, वहां और कोई दूसरा सेंस नहीं आएगा। ठीक है, देख के लगेगा अरे ये कितने ज्ञानी व्यक्ति हैं। हाँ, बृहस्पति का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक बताता हूं। बृहस्पति कभी भी लंबा शरीर नहीं होता। बृहस्पति होता है मध्यमाकार, या मध्यमाकार से थोड़ा कम भी हो सकता है, बट मध्यमाकार से अधिक उन्नत नहीं होता है। अगर दूसरे ग्रह की समावेश या दूसरे ग्रह की मदद ना मिले तो इनके पेट थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, बट ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, हद से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इनका जैसे होता है ना, बिजली जैसे गाज गिरता है, तो बिजली का रंग देखते हो ना, जब आसमान में गाज गिरता है तो कैसा दिखता है, एकदम इसकी द्युति जैसे प्रकटित हो जाता है चारों तरफ। इनको देख के वैसे ही लगेगा, माने एकदम एकटक देखोगे और लगे आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप खींचे चले जाओगे उसके ओर। आप देखोगे बहुत, माने अ, ऐसे नॉर्मली अभी तो है नहीं, बट स्वामी विवेकानंद की वाणी या उनके चित्र की ओर देखना, आपको ना एक आपके अनकॉन्शियस ब्रेन से ही अजीब सा एक आहट आएगा, वाह ये कितने अच्छे सज्जन है, सज्जन है। आता है ना भाई ऐसा, मन होता है ना ऐसा। अ, तैलंग स्वामी अ, बहुत बड़े साधक, बनारस के घाट में बैठे रहते थे नंगे, बट हर कोई जाके ना उनके पैरों तले गिर जाता था, और जितने भी दुख है बताता था जाके। और बाबा हमेशा कोशिश किए सबको खुश करने का, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी उपदेश के द्वारा, या अपने साधन के द्वारा। आप भी बन सकते हैं वैसा, उतना ही बड़ा, उतना ही असीम ज्ञान वाले। बस खुद को पहचानने की जरूरत है। जिस दिन खुद को जान लोगे ना, आप बृहस्पति के बराबर हो जाओगे। सॉरी, इनका आवाज बहुत मीठा होता है, जैसे बादल की आवाज होते हैं ना, वैसा ही वैसा ही होता है। एक सेकंड, एक सेकंड वेट करना तो। ठीक है, चलो, कट गया। अ, ऐसे ही इनका आवाज होता है। ये सद्गुणी है, क्षमाशील है, विनयी है, निपुण है, धार्मिक है, स्थिर स्वभाव वाले हैं। इनके अंदर सत्व गुण कुट कुट के भरा होता है। सुचिता,
का दूसरा नाम ही है ये लोग बृहस्पति वाले। हाँ। अच्छा, मैं एक ऐसा वर्ड अभी बोल के आप लोगों का टाइम को, अच्छा चलो बताता हूँ। आपने मार्क्सिज्म का नाम सुना हो, साम्यवाद। बट वास्तव लाइफ में साम्यवाद होता नहीं है। साम्यवाद का मूल कारक ग्रह है सबको अपने बराबर नजर से देखना। ये दो ही ग्रह करते हैं, एक है सूर्य और दूसरे हैं बृहस्पति। गीता कभी पढ़ोगे आप लोग तो याद रखना, गीता में एक कृष्ण कृष्ण को अर्जुन एक जगह पूछ रहे हैं। अर्जुन परम योगी की डेफिनेशन बता रहे थे। तो कृष्ण को अर्जुन ने पूछा कि आप मुझे बताइए कि परम योगी कौन है। उन्होंने एक छोटा सा आंसर दिया था, मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ उस आंसर को। आत्मो महापेनम सर्वत्रम समम पश्यति जो हो अर्जुना सह परम योगी। माने हे अर्जुन, भाई अर्जुन, आत्मो महापेनम सर्वत्रम समम पश्यति, जो खुद को ना सभी के अंदर देखता है, जो हर एक में खुद को देखता है। माने जैसे किस परिस्थिति में वो लड़का है, मान लीजिए आप किसी से पैसा पाएंगे और वो पैसा दे नहीं पा रहा है, तो आपके मन में तो उसको गाली देने का मन करेगा। बट कृष्ण बोलते हैं कि वो पैसा पाने वाला व्यक्ति अगर उसकी जगह पे रख के खुद समझे कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है। यानी वही है, आत्मोह मापिनम सर्वत्रम समम पश्यति, हर एक के अंदर खुद को देखे और सभी जगह पे सभी लोगों को बराबर तरीके से देखे। ये कौन देखता है? ये बृहस्पति और सूर्य के अलावा कोई है क्या? कोई नहीं है। इसलिए ये बृहस्पति और सूर्य परम योगी हैं, दोनों ही लोग। आयुर्वेद सॉरी एस्ट्रोलॉजी में क्रूर ग्रह बोला गया है सूर्य को। मैं कभी नहीं मानता हूं कि सूर्य कभी क्रूर ग्रह हो सकता है। वो राजा है, दंड देते हैं, बट वो सबके अंदर खुद को देखते हैं। सर्वत्रम समम पश्यति जो हो अर्जुना सह परम योगी। ये दोनों चीज के अलावा कोई हो ही नहीं सकते। ये माने आपके 100 जो माने ये जो 12 प्रकार के लोग होते हैं ना, माने मेष से लेके मीन, ये 12 प्रकार के लोगों में जिसके बृहस्पति अनुकूल है, सूर्य अनुकूल है, वो इसी तरह के लोग होते हैं। बट याद रखना, सूर्य अगर खराब है, माने मेलिफिक दृष्टि में आ गया हो या मेलिफिक स्थान में आ गया हो, फिर तो वो क्रूर है, फिर वो क्रूर है। तो इसलिए क्रूर हमारे पूर्वजों ने बताए, तो उसके कुछ कारण यही है कि वो मेलिफिक होने के बाद क्रूर होता है। बट बृहस्पति मेलिफिक होने के बाद भी वही रहता है, अपना स्वभाव कभी भी नहीं बदलता। बृहस्पति वाले व्यक्ति, याद रखना, जो एक बार सुन के हमेशा याद रख लेते हैं, वो बृहस्पति है। यानी उसको बोलते हैं स्मृतिधर। स्मरण शक्ति उनकी इतनी अधिक होते हैं, वो कभी भी चीजों को भूलते नहीं है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो ऐसे 50 साल पहले भी उनकी पढ़ी हुई चीजों को वो एकदम सपाट रूप से बताते हैं। आकाश तत्व की जो पराकाष्ठा, वो बृहस्पति से ही स्टार्ट होता है। यानी तत्व के हिसाब से आकाश तत्व इसको मान लेना, व्यम तत्व या आकाश तत्व।
बृहस्पति ना लॉजिकली सोचता है हर चीज, जिसके कारण बृहस्पति को कानून की ज्ञाता बोला गया है, लॉयर। जब आप प्रोफेशन में लॉयर देखोगे तो बृहस्पति को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसके विश्लेषण करने की जो ताकत है वो बहुत अधिक होता है। वो चीजों को सही और गलत वो मतलब अपने लॉजिक के द्वारा वो पूर्णतः प्रमाणित करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए 9th हाउस को बृहस्पति का एक घर भी माना गया है धर्म के हिसाब से, काल पुरुष का, मोक्ष के घर। चलो मजा आएगा फिर राशि जब पढ़ेंगे ना, एक एक ग्रह के और बहुत सारे माने पोल खोलूंगा मैं, बहुत सारा पोल खोलूंगा। ठीक है। आ, साल के अंदर हेमंत ऋतु है ना, जैसे शरद ऋतु को मैंने ये बताया था, वैसे ही हेमंत ऋतु बृहस्पति है। धन का सारा कारक ग्रह था, कारकत्व जो है बृहस्पति के पास है। आ, अच्छा, कुछ बृहस्पति का कुछ विचार संकेत बताता हूँ, थोड़ी छोटे बट लाइफ लॉन्ग काम आने वाला। बृहस्पति से अपना हमेशा सत्यता की माने अभिलाषा खोजना, ये सत्य ज्ञान को दिखाता है, भाग्य को दिखाता है, धर्म को दिखाता है, विद्या, उच्च शिक्षा, ठीक है, और पुत्र की विचार करवाता है। लग्न से अगर सेकेंड हाउस में, लग्न से सेकेंड हाउस में बृहस्पति हो और भावेश के साथ बृहस्पति के अगर संपर्क हो, आइदर सेकेंड हाउस में हो या सेकेंड हाउस के भावेश के साथ बृहस्पति के संपर्क हो, तो ये व्यक्ति सत्यवादिता, विद्या और धन से अपने आप को मतलब ना क्या बोलते हैं, उसके अधीन नहीं रखते हैं, वो सब इसके अधीन होता है। वो हमेशा सत्य के राह पे चलते हैं और धन और विद्या उनके पीछे पीछे चलता है। लग्न से नवम भाव में या भावेश प्लस बृहस्पति से आप भाग्य की विचार करना, कोई भी किसी भी कुंडली में ऐसा हो सकता है। किसका लग्न क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है, साथ में बृहस्पति को जोड़ देना, मतलब काल पुरुष की जो भाग्य है। ठीक है। बृहस्पति से हम पंचम भाव की कारकता को भी देखते हैं। तो पंचम भाव मतलब पुत्र कारक, पुत्र भाव का मेन कारक ग्रह जो है वो बृहस्पति है। तो हमेशा याद रखना एक चीज, जैसे पंचम भाव कोई भी हो, ठीक है, और भावेश के साथ पंचम भाव या भावेश के साथ बृहस्पति के कारक तत्व तो मिल जाए या संपर्क बन जाए, तो उनके घर में संतान आदि मिलता ही रहता है। मैं कोई